एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो एमएससी जूलॉजी के टॉपिक्स की सीरीज़ चला रहे थे उसी में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उसी यूनिट 3 का ये टॉपिक्स का कंटिन्यूशन है जो है हाई एनर्जी कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर फ्री एनर्जी क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एटीपी को विशेष तौर से फीचर करेंगे इसमें, और बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे जो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड देन रीसेंट स्टडीज एंड कंक्लूजन। देखिए, ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर सेलुलर मूवमेंट्स। सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन और सेलुलर मूवमेंट्स के लिए। ऑल दीज प्रोसेसेस आर एनर्जेटिकली वेरी डिमांडिंग एंड यूज केमिकल एनर्जी। ये सभी प्रोसेस केमिकल एनर्जी डिमांड करते हैं। और chemical compounds liberate energy by hydrolysis of some groups which are bound to them by high energy bonds। जो भी chemical compounds होते हैं उनसे जो भी ग्रुप्स हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस से ये सभी कंपाउंड्स एनर्जी लिबरेट करते हैं। व्हेन हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स ग्रो एनर्जेटिकली लो, और हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनर्जेटिकली क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड्स, फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज हाई एनर्जी। जिन कंपाउंड्स में फॉस्फेट, ज़्यादातर जो फॉस्फेट ग्रुप के कंपाउंड्स होते हैं, फॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस होने के ऊपर लो डेल्टा जी जो है ईल्ड करते हैं। लो डेल्टा जी जिनकी होती है वो जो है वो हाई फॉस्फेट कंपाउंड्स, हाई एनर्जी रिच फॉस्फेट कंपाउंड्स कहलाते हैं। जितने भी फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर हाई एनर्जी होते हैं। इफ़ दे हैव डेल्टा जी फॉर हाइड्रोलिसिस मोर नेगेटिव देन -20 to -25 किलो जूल पर मोल। ऐसा कोई भी फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड जिसकी डेल्टा जी हाइड्रोलिसिस की कितनी है, -20 से -25 किलो जूल पर मोल है, वो क्या कहलाएगा, हाई एनर्जी रिच कंपाउंड कहलाएगा। हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। जो हाई फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो केवल एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेम्पररी फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, है ना। अब यदि हम फ्री एनर्जी की बात करें तो द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। ऐसी एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन के साथ जुड़ी हुई है और जो काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, वर्क की डेफिनेशन आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो वर्क है वो करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी फ्री एनर्जी कहलाती है। फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ एंथैल्पी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, है ना। फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी माइनस जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है एंड एंट्रोपी का प्रोडक्ट, है ना। ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, हम फिजिक्स के केमिस्ट्री के टर्म्स में इसे नहीं डील कर रहे, हम तो जूलॉजी के टर्म्स में डील कर रहे हैं। तो बहुत ही सुपरफिशियली बस जितना लिखा है उतना ही आप इसके बारे में दीजिएगा। हम डेल्टा जी को इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स को समझ सकें। अब यदि हम बात करें हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स की तो दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी रिच कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विच ऑन हाइड्रोलिसिस yield free energy equal to or greater than that of ATP, that is G is equal to -7.3 kilocalorie per mole, that yield energy, compounds that yield energy less than -7.3 kilocalorie per mole are low energy yielding compound। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हाइड्रोलिसिस पे फ्री एनर्जी यील्ड करे कितनी, या तो -7.3 किलो कैलोरी पर मोल्स के बराबर या इससे ज़्यादा, तो वो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड कहलाता है। और जो -7.3 किलो कैलोरी पर मोल्स या उससे
कम एनर्जी रिलीज करे उसको लो एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। मेन पर्पस ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल इज टू ट्रांसफर आइदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्राइड आयन। जो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं उनका मेन उद्देश्य, उनका जो वो ऐसा काम जो एक मेन वो काम कर सकते हैं वो ये कि वो फॉस्फेट ग्रुप का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का या हाइड्राइड्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स आर यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी बॉन्ड्स विद मैनी ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप होता है उसका मुख्य काम होता है कि वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहाँ बनते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस के इंटरमीडिएट्स होते हैं। मतलब कि कोई भी अगर हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और वो हाई एनर्जी बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब हाई एनर्जी बॉन्ड बना सकता है। दीज बॉन्ड्स कैन देन बी ब्रोकन टू यील्ड एनर्जी। और कोई भी हाई एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़कर एनर्जी रिलीज़ की जा सकती है और ये एनर्जी हमारी बॉडी के महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के काम में लाई जाती है। ठीक है, देन स्टोरेज फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी रिच कंपाउंड। हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स की जो एनर्जी होती है उसका स्टोरेज फॉर्म क्या होता है? दे आर कॉल्ड एज फॉस्फोजीन्स एंड हेल्प टू स्टोर दी हाई एनर्जी। ये फॉस्फोजीन्स कहलाते हैं और हाई एनर्जी स्टोर करने के काम में आते हैं। दी एग्जाम्पल फॉर इज द केराटिन फॉस्फेट प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट मसल्स। वर्टिब्रेट की मसल्स में एक कंपाउंड होता है केराटिन फॉस्फेट का। द रिएक्शन वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन from ATP when ATP is required. When ATP is more, creatinine reacts with ATP and forms phosphocreatinine. जब ATP की रिक्वायरमेंट होती है तो ये ब्रेक करके ATP जनरेट कर देता है और जब ATP की मात्रा अधिक होती है तो क्रिएटिनिन ATP के साथ कंबाइन करके फॉस्फोक्रिएटिनिन बना लेता है। यानी कि ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कोई भी हाई एनर्जी रिच कंपाउंड इस्तेमाल किया जा सकता है हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाने में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी हाई एनर्जी रिच कंपाउंड ज़्यादा समय के लिए एनर्जी का स्टोरेज नहीं कर सकता, ये बहुत कम समय के लिए एनर्जी का स्टोरेज करेगा, है ना। और इसका एक एग्जांपल ह्यूमन मसल्स में आप केराटिनिन फॉस्फेट के रूप में देख सकते हैं। जब एटीपी की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये केराटिनिन एटीपी के साथ मिलकर केराटिनिन फॉस्फेट बना लेगा और जब एटीपी की मात्रा कम होगी तो ये जो है ये ब्रेक डाउन करेगा केराटिनिन फॉस्फेट और एटीपी को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी रिच कंपाउंड। कौन कौन से ऐसे एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से एनर्जी रिच कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है फॉस्फोएनहाइड्राइड्स। फॉस्फोएनहाइड्राइड्स दे आर फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेरिक एसिड के जब दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं तो वो फॉस्फोएनहाइड्राइड बनाते हैं, जो भी एक प्रकार का हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है। सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन एटीपी। इन एटीपी देयर आर टू हाई एनर्जी रिच डाइफॉस्फेट्स। इस तरह के बॉन्ड एटीपी में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एटीपी में बॉन्ड जो है वो किस टाइप के होते हैं, तो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि दो फॉस्फेरिक एसिड के बीच में पाया जाने वाला बॉन्ड फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड कहलाता है ना। एटीपी जो है उसमें दो हाई एनर्जी रिच डाइफॉस्फेट होते हैं। द थर्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड राइबोस इज नॉट मच एनर्जी रिच एसिड फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड। जो तीसरा बॉन्ड होता है वो फॉस्फेट और राइबोस के बीच में होता है, वो ज़्यादा एनर्जी रिच नहीं होता, लेकिन फॉस्फेरिक एसिड के बीच में तो जो दो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही एनर्जी रिच बॉन्ड्स होते हैं और एटीपी के अंदर ये पाए जाते हैं। ये फॉस्फोएनहाइड्राइड टाइप का बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, देन सेकेंड, एटीपी के अलावा जीटीपी इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स इन प्रोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। जीटीपी हुआ, यूटीपी हुआ, सीटीपी हुआ, दे आर ऑल हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ठीक है, एटीपी के अलावा ये भी सब क्या है, एटीपी की ही कैटेगरी में आते हैं और ये भी हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। देन होता है इनॉल फॉस्फेटिक बॉन्ड। सेकंड नंबर का पहला हमने देखा एनहाइड्रेट टाइप का बॉन्ड, अब दूसरे नंबर का बॉन्ड है एनॉल फॉस्फेटिक बॉन्ड।
This bond is energetically very high, whose hydrolysis release 61 kilojoule mole. Such kind of bond is present in phosphoenol pyruvate, which in turn is formed in the breakdown of glucose in glycolysis. ये बहुत ही हाई एनर्जी वाला जो है बॉन्ड होता है, जिसकी एनर्जी से लगभग 61 किलोजूल पर मोल रिलीज होता है. और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ पाया जाता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में पाया जाता है. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यदि आपको ग्लाइकोलिसिस याद है तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होना. तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है. हाई एनर्जी रिलीज करता है ये बॉन्ड, इसलिए इसे कहते हैं हम एनॉल फॉस्फेटिक बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट है असाइल फॉस्फेटिक बॉन्ड. असाइल फॉस्फेटिक बॉन्ड जो है ये 49 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज करता है हाइड्रोलिसिस पे. और ये जो बॉन्ड है ये 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में फॉर्म होता है, पाया जाता है. ये 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट भी क्या है? ग्लाइकोलिसिस साइकिल का इंटरमीडिएट है. देन guanidine phosphate. Guanidine phosphate is formed when phosphate is attached to guanidine. guanidine से जब phosphate का attachment होता है तो इस attachment को करवाने में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कहते हैं ग्वानिडीन फॉस्फेट बॉन्ड. ये 43 किलोजूल पर मोल एनर्जी हाइड्रोलिसिस पे रिलीज करता है. और ये बॉन्ड पाया जाता है फॉस्फोकेरेटिनिन में. अभी फॉस्फोकेरेटिनिन का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो कहाँ मिलता है, वो मिलता है ह्यूमन मसल्स के अंदर. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है ग्वानिडीन फॉस्फेटेस. और जैसा कि नाम बता रहा है कि इन दोनों ग्वानिडीन और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको ग्वानिडीन फॉस्फेट बॉन्ड कहा जाएगा. एंड देन लास्ट इस कैटेगरी में आता है थायोईस्टर बॉन्ड. इट इज नॉट मच हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड बिकॉज देयर इज नो एनर्जी रिच फॉस्फेट. सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन एसिटाइल कोएंजाइम ए. ये जो बॉन्ड है इसमें ये ज़्यादा हाई एनर्जी रिच बॉन्ड नहीं होता. इस प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में. ठीक है. देन हम बात करें डीपली एटीपी की, है ना. हम बात करें एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, जो कि एक बहुत ही हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. यदि हम इसका बायोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करें या बॉडी में इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है एटीपी. ठीक है. एटीपी इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हाई एनर्जी रिच कंपाउंड विद इन द ह्यूमन बॉडी. ये ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होता है. ये जो है इट इज़ यूजफुल फ्री एनर्जी करेंसी बिकॉज दी डीफॉस्फोरिलाइजेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस यील्ड्स एन अनयूजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसके हाइड्रोलिसिस से लार्ज मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है. और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके अंदर फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड पाया जाता है. एटीपी का जो निर्माण है वो 2 फॉस्फेरिक एसिड्स के कॉम्बिनेशन से होता है. ठीक है. तो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होता है ये, है ना. The terminal phosphate group is then transferred by hydrolysis to another compound, a process called phosphorylation producing ADP and new energy rich compounds. और ATP जो है उसमें फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हाइड्रोलिसिस से होता रहेगा. जैसे कि ATP से AMP बनता है और AMP में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो वापस ATP का निर्माण हो सकता है. तो ये फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइजेशन ये प्रोसेस चलते रहते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ हाई एनर्जी रिच कंपाउंड. Thus, dephosphorylation reaction of ATP to ADP in inorganic phosphate is often coupled with non-spontaneous reactions. इसीलिए जो dephosphorylation reaction होता है, यानी कि जब ATP से ADP का निर्माण होता है तो उस दौरान एक नॉन स्पॉन्टेनियस कुछ रिएक्शन साथ में भी चलते रहते हैं, है ना. एंड जनरली ATP इज कनेक्टेड टू अनदर रिएक्शन, अ प्रोसेस कॉल्ड कपलिंग. और ATP एक और रिएक्शन से इस प्रोसेस के दौरान कनेक्टेड होता है जिसको कपलिंग कहा जाता है. कपलिंग का मतलब है कि 2 रिएक्शन सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सेम एंजाइम का इस्तेमाल करके एक साथ कमेंस कर रही हैं, एक साथ चल रही हैं. जब 2 रिएक्शन सेम टाइम पे सेम प्लेस पे सेम एंजाइम का इस्तेमाल करके एक साथ चलती है तो ये कहलाता है कपलिंग. रिलीज ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी इज एक्सोथर्मिक. ठीक है. जिस रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं और जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको
एंडोथर्मिक कहते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप जब एटीपी से रिलीज होता है तो उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, एंड वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के साथ भी कपल्ड होती है, मतलब एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये साइमल्टेनियसली चलेंगी, ये कपलिंग में चलेंगी। कपलिंग थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जब दो रिएक्शन एक साथ चलती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी की बात करें तो एटीपी इज एन एब्रिविएशन फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स न्यूक्लियोसाइड एड्यूनाइन, है ना। एटीपी क्या है, एब्रिविएशन है, छोटा फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, है ना। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसके अंदर न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन होता है, राइबोस शुगर होती है, और टेल कंटेनिंग 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, है ना। टेल कंटेनिंग 3 फॉस्फेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। द बॉन्ड इज नोन एज हाई एनर्जी बॉन्ड, और जो बॉन्ड इसके अंदर होता है उसे हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड फॉस्फेट इज ऑल्सो हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, पहले और दूसरे फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। ठीक है, अब फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर एटीपी यहाँ हम देख सकते हैं कि 30.5 किलो जूल पर मोल है ना। एटीपी इज समवॉट रेफर्ड एज अ हाई एनर्जी कंपाउंड। एटीपी को क्या कहते हैं, हाई एनर्जी रिच कंपाउंड कहते हैं। हाई एनर्जी इन दिस केस डज नॉट रेफर टू द टोटल एनर्जी इन द कंपाउंड। हाई एनर्जी का मतलब यहाँ उस कंपाउंड की टोटल एनर्जी से नहीं है, रादर जस्ट टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाई एनर्जी का मतलब यहाँ किस बात से है कि हाइड्रोलिसिस में, कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस में कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज हाई एनर्जी। डज एटीपी एज अ लार्जर नेगेटिव डेल्टा जी फॉर हाइड्रोलिसिस फॉर बायोकेमिस्ट्री, हाई एनर्जी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ एटीपी। यदि हम बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हाई एनर्जी जो है वो एटीपी के संदर्भ में डिफाइन की जाती है। इफ अ कंपाउंड्स फ्री एनर्जी फॉर हाइड्रोलिसिस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एटीपीज देन इट इज हाई एनर्जी रिच। अगर किसी कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस में इस्तेमाल की जाने वाली एनर्जी एटीपी की एनर्जी के इक्विवेलेंट है या उससे ज़्यादा है तो वो कंपाउंड हाई एनर्जी रिच कंपाउंड कहलाएगा। और अगर किसी कंपाउंड की जो एनर्जी है वो हाइड्रोलिसिस की एनर्जी एटीपी की एनर्जी से कम है तो देन वो लो एनर्जी वाला कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, देन नोट दैट एटीपी हैज़ 2 हाई एनर्जी एनहाइड्राइड बॉन्ड। एटीपी में 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, वो 2 फॉस्फेरिक एसिड के के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। इट वेरीज विद पीएच डाइवेलेंट मेटल, और इसका जो एनर्जी कंटेंट है वो डाइवेलेंट मेटल आयन कंसनट्रेशन से, पीएच से, इनसे गवर्न होता है, और -7.3 किलो कैलोरी पर मोल रिक्वायर्ड होता है एटीपी से एडीपी बनने के लिए। एज ए रिजल्ट द फ्री एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस इज अबाउट -12 किलो कैल पर मोल, और एटीपी हाइड्रोलिसिस की फ्री एनर्जी कितनी होती है, -12 किलो कैल पर मोल। वन मस्ट बी क्लियर दैट बॉन्ड एनर्जी जनरली मीन्स meant by physical chemists the energy required to break a covalent bond between 2 atom। और बॉन्ड एनर्जी किसको कहेंगे, 2 एटम के बीच में उपस्थित बंध या बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। Phosphate bond energy specifically denotes the difference in the free energy of the reactant when phosphorylated compound undergoes hydrolysis। Phosphate bond energy किसको कहते हैं, जो डिफरेंस होता है फ्री एनर्जी द रिएक्टेंट के बीच में, जब कोई भी रिएक्टेंट हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। कंपाउंड्स दैट हैव लार्ज फ्री एनर्जी कौन कौन से, फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स और थायोइस्टर्स, इनमें हाई एनर्जी होती है। फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोकिरेटिन, एडीपी, एटीपी, एएमपी, फॉस्फेट्स है ना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की बात करें
तो इसमें एक ये सब एग्जाम्पल है हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स के। फॉस्फोइनोल पायरुवेट में एक फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड होता है जो कि इनोल फॉर्म को विच कैन अंडरगो टू यील्ड टू इनोल फॉर्म ऑफ पायरुवेट, जो कि इनोल फॉर्म ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। इनोल फॉर्म ऑफ पायरुवेट कैन इमीडिएटली टॉटोमराइज टू द मोर स्टेबल कीटो फॉर्म ऑफ पायरुवेट, और जो इनोल फॉर्म होता है पायरुवेट का वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है बहुत जल्दी, बिकॉज फॉस्फोइनोल पायरुवेट has only one form enol and the product pyruvate has two possible form। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का केवल एक फॉर्म होता है इनोल, और जो प्रोडक्ट है पायरुवेट उसके दो पॉसिबल फॉर्म होते हैं। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबलाइज्ड रिलेटिव टू द रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन फैक्टर टू द हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जो ये कन्वर्शन है ये सबसे बड़ा हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी समझने का एग्जाम्पल है। देन इसके बाद सेकेंड कंपाउंड की हम बात करें 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है इसमें एक एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप्स एट C1 एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में एनहाइड्रेट बॉन्ड पाया जाता है। इसकी जो डेल्टा जी होती है वो 0 होती है, जो कि अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सप्लेन की जा सकती है। ठीक है, बस आप दो लाइन इनके बारे में याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी जो है वो फॉस्फोक्रिएटिन की है, जिसका एग्जाम्पल मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि ये ह्यूमन मसल में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। द PN बॉन्ड कैन बी हाइड्रोलाइज टू जनरेट फ्री क्रिएटिन। जो PN फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है फ्री क्रिएटिनिन और फॉस्फेट जो है वो रिलीज करने के लिए। रिलीज जो है फॉस्फेट का एंड दी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ क्रिएटिन फेवर दी फॉरवर्ड रिएक्शन। जो रिलीज है फॉस्फेट का और जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइजेशन है क्रिएटिनिन का, उससे जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ कमेंस करेगी, है ना, आगे की तरफ प्रोसीड करेगी। देन है थायोइस्टर्स। थायोइस्टर्स में भी लार्ज नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है जो कि हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक थायोइस्टर बॉन्ड कंटेनिंग एंजाइम है, जिसमें एसिटाइल ग्रुप जो है कंपाउंड में वो एक्टिवेट होता है ट्रांस एसाइलेशन के लिए, है ना। ये वाला ग्रुप जो है इसका असाइल ग्रुप वो ट्रांस एसाइलेशन, कंडेंसेशन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अंडरगो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है NAD। अदर कंपाउंड्स जो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं उसमें कौन सा आता है हमारा निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और रिड्यूस्ड फॉर्म इसका कौन सा होता है NADH। हम लोग पढ़ते हैं ना कई बार ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल में NADH का रिडक्शन हो गया, NAD का रिडक्शन हुआ, NADH का प्रोडक्शन हुआ। तो NAD+ जो है ये मेजर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कैटाबॉलिक रिएक्शंस का, और ये अल्कोहल ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन कर सकता है ना, कार्बोनिल ग्रुप्स में। ये इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन है, जिसमें इसका फॉर्मेशन, इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो NADH है, और NADH भी NAD+ की तरह एक बहुत हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है दैट हैज़ एक्सेप्टेड। NAD+ जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो वो NADH का फॉर्मेशन करता है। NADH इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ETC में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को आगे बढ़ा सकता है और ATP का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल थे हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स के। बेसिकली आप हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स का कंसेप्ट याद रखिएगा कि वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप जनरली अटैच्ड होता है ना। अब इसकी रिसेंट स्टडीज़ क्या हुई है, जीमन ने 2007 में सेंसिटिविटीज़ ऑफ हाई एनर्जी रिच कंपाउंड, कितने सेंसिटिव होते हैं हाई एनर्जी रिच कंपाउंड, इसके ऊपर काम किया है। देन 2019 में R कुमार एंड हिज कोवर्कर्स दे वर्कड ऑन अ सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन रिच बोरॉन नाइट्रोजन कंपाउंड्स फॉर एनर्जी स्टोरेज। इन्होंने सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन रिच बोरॉन नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ऊपर और उनके एनर्जी स्टोरेज फॉर्म के ऊपर काम किया। देन
देन यूसिफ ने 2020 में हाई एनर्जी बॉल माइनिंग ऑफ नॉन स्टीरोआइसोमेरिक कंपाउंड्स के ऊपर काम किया। ये इसका जो है लेटेस्ट है। यदि हम कंक्लूड करें इसे तो हम ये देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर जनरली हेल्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड फ्री एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि फ्री एनर्जी या डेल्टा जी कहा जाता है, जो कि गिब्स के ऊपर नेम किया गया था, जिसका गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से जाना जाता है। गिब्स शोड दैट अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर generally found in biological system, all system change in such a way that free energy is minimized। गिब्स ने ये शो किया था कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस में, जो कि जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में पाई जाती है, उन कंडीशंस में सभी जो सिस्टम होते हैं वो इस तरह से चेंज होते हैं कि उनकी फ्री एनर्जी जो है वो मिनिमाइज की जा सकती है। ठीक है, तो ये था हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें और पर्सनली मुझसे डाउट्स भी पूछें। थैंक यू वेरी मच।